गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश डाइजेस्ट सेशन 05 में। तो आप सभी को पता है कि ये जो सीरीज चल रहा है ये इंग्लिश होमवर्क सीरीज चल रहा है उन सभी बच्चों के लिए जो या तो हमारे यहाँ ऑफलाइन सेशन में उपलब्ध हैं या फिर ऑनलाइन कहीं हमारे से दूर हैं या फिर लाइब्रेरी जाकर के अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। उन सभी बच्चों को इंग्लिश का एक टारगेट होमवर्क दिया जाता है, लगभग अराउंड 80 क्वेश्चन का। और ये 80 क्वेश्चन आपको करना होता है और उसके बाद इस वीडियो सेशन में अपने डाउट्स को क्लियर करना होता है जहां भी आपको डाउट हो। ये होमवर्क शीट आप लोगों को वीकली कम से कम 4 दिया जा रहा है, जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा कलेक्शन है। और साथ ही साथ इसमें आपको जो चीज़ें हैं वो हम लोग अब यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियो सेशन में कंटिन्यू बंद करके इसको देख सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल इसकी बातें अगर हम बताएं तो आप सबको पता है कि ये डेली इंग्लिश डाइजेस्ट जो होता है एक इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स को क्वालिटी कंटेंट देने का, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लगभग सभी सेक्शंस को रखा गया है। ग्रामर हो, चाहे आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हो या फिर वोकैब पावर सेक्शन हो, ये बहुत ही अच्छा रोल अदा करेगा आप लोगों को क्लासरूम के बिना होमवर्क देने में, मुझे है ना। और आप लोगों को इसको अगर कंटिन्यू करना है तो आप इसका पीडीएफ प्रिंट आउट अगर लेना चाहते हैं मार्केट रेट से कम रेट में, तो हम लोगों ने इसके लिए पास को भी अरेंज किया है आप लोगों के लिए, जो मार्केट रेट से आपको कम रेट पर मतलब कि उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ कंटेंट का प्रिंट आउट मोड। तो कृपया कर आप लोग ये पास खरीद लें अगर आपको ये सेशन पसंद आए और इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाना आप घर पे या अपने लाइब्रेरी में पसंद करते हैं तो। चलिए, तो सबसे पहले आज का जो सेशन स्टार्ट होगा स्टूडेंट, उसमें हम लोग रखते हैं क्यूब ग्रामर रिवीजन, जिसमें हम लोग एक दिन में एक कॉन्सेप्ट आप बच्चों को सिखाते हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास में वो है पॉजेसिव केस के बारे में। किसी भी नाउन का पॉजेसिव केस हम कैसे कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो देखिए, कभी भी पॉजेसिव केस अगर आपको नाउन का बताना है या बनाना है तो इसमें आप एपस्ट्रॉफी या ऑफ दो तरह का से बना सकते हैं। हाँ, जहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगता है स्टूडेंट वहाँ पे सिर्फ एपस्ट्रॉफी भी लगता है, ये तो आपको बढ़िया से पता होगा। तो आपको यहाँ पे मेंशन रखा गया है कि एपस्ट्रॉफी का यूज हम लोग करते हैं लिविंग सेंस या पर्सोनिफिकेशन सेंस में। जैसे पर्सोनिफिकेशन का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं, लिविंग सेंस तो सब समझते हैं, पर्सोनिफिकेशन आप नहीं जानते। तो मान लो कि हम किसी वस्तु को या किसी स्थान को या किसी व्यक्ति को पर्सन सेंस में यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लो तो दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है, बात आपसे ये हो रही है। चलिए, तो यहाँ देखिए पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि अगर कोई नॉन लिविंग नाउन एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है तो हम उसे पर्सोनिफिकेशन या पर्सन मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि हम जितने भी मानव हैं, जो हमारा वजन है, शारीरिक संरचना है, हम लोगों से अगर बहुत ही हैवी हैवी ज्योग्राफिकल वस्तुएं हैं जैसे अर्थ, सन, सी, ओशियन, माउंटेन, ये सब, ये लेते हैं कि आपके जो हेवनली बॉडीज होते हैं, सन, अर्थ, मून, ये सब, इन सभी को भी हम एपोस्ट्रोफे एस के साथ ही लिखते हैं क्योंकि इनको हम मानव से भी ज्यादा ऊपर तवज्जो देते हैं। कुछ एडियम्स होते हैं जिनमें अमाउंट का, वेट का, डिस्टेंस का या फिर हाइट और टाइम का इंडिकेशन आता है। तो उन सभी शब्दों में भी हम लोग जनरली कॉमा एस यानी एपोस्ट्रोफे एस का ही यूज करते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल मैंने शॉर्ट में लिखा है कि भगवान की गोद में हम लोग सोना पसंद करेंगे तो गॉड्स लैप, सूरज का गुस्सा, सन्स फ्यूरी, चांद की शीतलता, मून्स ट्रैंक्विलिटी, ओशियन का गुस्सा, ओशियंस रेज, एक आवर की जर्नी, एन आवर्स जर्नी, एक मतलब कुछ दूर की दूरी, एट ए स्टोन्स थ्रू। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें हम जनरली एपोस्ट्रोफे एस के साथ ही राइट डाउन करते हैं। फिर आपको मैंने यहाँ पे मेंशन करके दिया है स्टूडेंट कि अक्सर जो होता है परेशानी आप बच्चों को ये होता है कि ऑफ का यूज हम लोग करते हैं जब क्वेश्चन नॉन लिविंग होता है। जैसे आपके शर्ट का कलर, तो आपका शर्ट और आपका कलर जो शर्ट का है वो दोनों नॉन लिविंग चीजें हैं, तो यहाँ पे कलर ऑफ शर्ट ही सही है। शर्ट्स कलर अगर आप इसको करते हैं तो ये गलत होगा। गांव की सड़कें, तो गांव भी निर्जीव, सड़क भी निर्जीव, ये मान के चलना पड़ेगा। तो विलेज रोड नहीं करके रोड ऑफ द विलेज लिखना चाहिए। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एपोस्ट्रोफे एस का यूज हम लोग कब करें और एस का यूज कब करें, सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज कब। तो हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज हम तब करते हैं जब एस साउंड जो होता है क्वेश्चन में पहले से नहीं होता।
मतलब किसी भी नाउन का एंडिंग जो है वो एस साउंड के बिना होता है, तो हम एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, क्योंकि उसमें एस साउंड नहीं है तो एस रख सकते हैं। जैसे बॉय, अगर हम सब बोलें कि बॉय, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक लड़का। अगर हम यहाँ पे स्ट्रोफी लगाएंगे तो उच्चारण डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो लड़कों का स्कूल, लड़कों का हॉस्टल, ऐसा कुछ हम बोलना चाहेंगे तो ये सेंस नहीं आया, बॉय का बॉय ही रह गया। तो उच्चारण डिफरेंस करने के लिए हमने इसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया। लेकिन अब यही बात करते हैं आप, अगर हम बॉयज के बाद स्कूल लिखते हैं और यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफे और एस लगाते भी हैं, तो ऑलरेडी इसमें एस साउंड पहले से ही है। जब एस साउंड इसमें पहले से ही है तो हमको एपोस्ट्रोफे के बाद एस लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। हम बॉयज को भी वही पढ़ रहे हैं जो बॉयज में कॉमा एस लगाने के बाद पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हम जब एस साउंड पहले से मौजूद देखेंगे तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफे ही लगाएंगे। क्लियर आई बात समझ में? चलो, बाकी बॉयज स्कूल कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि एक स्कूल में एक से ज़्यादा ही बच्चे होंगे, तो ये तो गलत हो जाता है इससे भी। अब यहाँ सब समझ चुके होंगे कि चलो भाई समझ गए कि एक लड़के का तो बॉयज हो गया, राम का तो राम्स हो गया, स्टेप फादर का तो स्टेप फादर्स हो गया, सोहन और मोहन का तो सोहन एंड मोहन्स हो गया, ब्रदर इन लाज का तो ब्रदर इन ला में लास्ट में कॉमा लगता है। हाँ, और एक बात ध्यान ये भी दीजिएगा आप लोग कि जब कभी कंपाउंड नाउन का यूज करिएगा ना तो एपिस्ट्रोफेस हमेशा लास्ट वर्ड में करिएगा। दूसरा है कि एपिस्ट्रोफे का यूज हम करते हैं जब क्वेश्चन में एफ साउंड पहले से होता है, जैसे बॉयज, बी ओ वाई एस ऑलरेडी प्लूरल पहले से था इसमें, है ना। प्रियस, तो प्रियस में ऑलरेडी आप जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो प्रियस पहले से इसमें स है, तो आपको सिर्फ इसमें एपिस्ट्रोफे लगाना है, एपिस्ट्रोफेस नहीं लगाना है। जयेश, तो जयेश में ऑलरेडी एस पहले से है, इसलिए आप इसमें फिर से एपिस्ट्रोफे लगाएंगे कॉमा के बाद, अब नाउन सॉरी एस नहीं लगा सकते। गर्ल्स तो ऑलरेडी प्लूरल है तो सिर्फ एपिस्ट्रोफे। ब्रदर्स तो एपिस्ट्रोफे सिर्फ लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ब्रदर्स प्लूरल है एस साउंड के साथ। तो ये हो गया आपके पास में थोड़ा सा नॉलेज। और भी अगर कुछ बातें हैं इसमें तो हम वो भी देख लेते हैं पहले। जी नहीं, इसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मिल गया है तो आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक्चुअल में मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल वर्कआउट सेक्शन यहाँ से स्टार्ट था, यानी कि अब हम लोग क्वेश्चन बनाने की बात पर जोड़ देने वाले हैं आपको। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था, फाइनेंस मिनिस्टर व्यू इज दैट अ स्कीम बिल्स इंश्योर दैट मिलियंस ऑफ फार्मर्स विल बी लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। इतना बेकार पढ़ रहे हो आप। फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू आया है ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर आपके पास एक नाउन हो गया, व्यू दूसरा नाउन हो गया, और यहाँ पे स्टॉपफेस लगाना भूल गए हैं आप, तो आंसर हो गया, फिर स्टॉपफेस के साथ आंसर है। फिर कह रहा है हैविंग इन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, गुल्टी और दोषी होता है, थेफ्ट चोरी होता है, चोरी का दोषी पाए जाने के बाद सनी को सजा सुनाया गया था 5 साल कैद का। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि 5 साल का मतलब पहले 5 ईयर को प्लूरल तो लिख देते, ठीक है, तो 5 ईयर को जब प्लूरल लिख देंगे तो 5 ईयर में एस लग जाएगा, और अभी सीखे थे एस साउंड ऑलरेडी पहले से जब आता है तो अपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं, तो इसलिए 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट होगा, आंसर डी पार्ट होगा। Many organizations have been offering attractive incentive to their employees in an attempt to boosting employee retention। अब बताइए, कह रहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफर करती है अट्रैक्टिव इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब हो जाता है सैलरी में बढ़ोतरी, बोले तो बोनस। अब ये इंसेंटिव या बोनस देती है ताकि इनके कर्मचारी प्रयास न करें, है ना, और मतलब दूसरे कंपनी में जाने का, और ये बूस्ट कर सके और मजबूत कर सके कर्मचारियों को अपने यहाँ रख पाना। कर्मचारियों को अपने यहाँ रख पाना यानी कर्मचारियों का रख पाना। तो कर्मचारियों का रह पाना का मतलब कर्मचारी में क्या लगना चाहिए था, एपिस्ट्रोफ एस। तो एम्प्लॉइज में एपिस्ट्रोफ एस चलेगा, तब जगह कर्मचारियों का रिटेंशन हिंदी, आंसर हो गया डी। बाकी 4 नंबर में हम क्या सीखा है पता ही है आपको, टेबल और लेग दोनों निर्जीव हैं, तो यहाँ पे द लेग्स ऑफ द टेबल करना ज्यादा अच्छा था, आंसर 1 नंबर होगा। अब यहाँ से करा है कि कुछ सेंटेंसेस आपको दिया है जिसको करेक्ट पोसेसिव फॉर्म में आपको चेंज कर देना है, तो चलिए करते हैं। द स्कर्ट्स ऑफ वोमेन क्यों कह रहे हैं, जब वोमेन आपको लिविंग है तो इसमें आपको सीधे करना चाहिए था क्या, द वोमेन्स स्कर्ट, है ना। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब सजीव होता है तो हम एपिस्ट्रोफेस का यूज करते हैं और एपिस्ट्रोफे का यूज करते हैं, तो द वोमेन्स स्कर्ट यूज यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टेल्स ऑफ द हॉर्स। आपको फिर पता चला कि अरे यार हॉर्स तो सजीव प्राणी है, तो इसमें हॉर्स टेल का ही यूज सही था, तो हॉर्स टेल ही यहाँ पे यूज करना चाहिए था। नेक्स्ट वन इज ऑफिसर्स ऑफ सॉरी ऑफिसेस ऑफ द डॉक्टर्स, तो फिर वही गलती है, द, है ना, डॉक्टर्स ऑफिसेस हो जाएगा, ठीक है, द डॉक्टर्स ऑफिसेस हो जाएगा यहाँ पे मेंशन आपको, कि जब डॉक्टर साहब का ऑफिस बोल रहा है तो डॉक्टर में कॉमाइस हो जाएगा और उसके बाद ऑफिस हो जाएगा।
बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स क्यों होगा? जब आप स्टूडेंट को सजीव ही मान रहे हैं तो क्वेश्चन में द स्टूडेंट्स पहले लिख लीजिए और उसके बाद उसमें आपको लगाना चाहिए था क्या? किताबें। तो किताबें का मतलब बुक्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स बुक यहाँ पे आपको सही है तो ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये 8 नंबर का करेक्शन 9 नंबर में मिल रहा है तो ये करेक्ट हो गया। टॉयज ऑफ द बेबीज नहीं बाबा, जब बेबीज प्लूरल है चाहे कुछ भी है तो सजीव। तो पहले हम लोग बेबीज को कर देंगे और उसके बाद अपस्ट्रॉफी सिर्फ लगा देंगे और उसके बाद टॉयज लिख देंगे, सजीव है इसलिए। ठीक है। अगला में है हैट ऑफ मिसेस सैली। तो सबको पता है मिसेस सैली इज द लिविंग सेंस, और मिसेस सैली लिखने के बाद आपको ऑफिस में अपस्ट्रॉफी एस लगाना चाहिए था और उसके बाद उनका हैट लिखना चाहिए था एच। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास में लिखा गया है, क्या ड्रेस ऑफ माय सिस्टर इज ओल्ड। गलत बात है आपका यहाँ पर कि सही है, तो कहोगे सर गलत ही है सर, माय सिस्टर तो सजीव है ना सर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में पहले माय सिस्टर, और जब माय सिस्टर आप कर ही देते हो तो उसमें लगा दो एपोस्ट्रोफ और उसके बाद लगा दो एस। लेग ऑफ द चेयर बिल्कुल आपका सही था, क्योंकि आपको पता ही है नॉन लिविंग है तो ऑफ ही लगाएगा, और जो टूटता है उसको पहले लिखेंगे तो लेग को पहले चेयर को बाद में लिखेंगे। जूली क्लोज द स्टोर्स विंडो नहीं, द विंडोज ऑफ द स्टोर्स, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें हैं तो पहले हम लोगों को ऑफ लगाना है, जस्ट ऑफ है तो लगाना ही, द विंडोज ऑफ द स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोपिल्स डॉग नहीं बाबा, क्या होगा? सॉरी, सजीव है ना। हाँ सजीव है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट गया है ना। पुपिल्स यानी स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट का जो होता है डॉग तो वो सजीव हो गया, दोनों का दोनों यहाँ पे, इसलिए आराम से पुपिल्स डॉग ही करें। द नेम्स ऑफ द बुक का मतलब ही गलत हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे पेस्टॉफियस और ऑफ कैसे लिख सकते हैं साथ में, तो द नेम ऑफ द बुक होगा। जैकेट्स जॉन थोड़े ना होता है, जॉन का जैकेट बोलना था ना, तो जॉन का जैकेट बोलना है तो भाई जॉन जैकेट ना बोलिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर आपका नजर नहीं गया तो। द हाउस गेट कैसे हो सकता है, जब ये नॉन लिविंग है तो द गेट ऑफ द हाउस हो जाएगा। तो ये था आपके पास में पोजेसिव जो रिलेशन होता है आपके पास में, खास करके उससे कुछ क्वेश्चन था आपके पास। बाकी देखिए कुछ कंपाउंड पोसेशन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो एग्जामिनेशन में रेयरली पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसका रिलेशन का चर्चा कभी और कर लेंगे। यहाँ पर आता है आपके पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, डेफिनेशन आपको थीम वाइज रखा है। जैसे यहाँ देखिए इस बार का थीम आपके पास में मेंशन किया गया है, रिलेटेड वर्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट थर्ड, यानी पार्ट वन पार्ट टू जो इसका आपका सेट नंबर 4 और 3 में आपने मिला था, उसमें भी पर्सनलिटी क्वालिटी ही थी। अब यहाँ भी वही चीज कि लोग अपना काम के नाम से जाने जाते हैं ना, तो देखिए कैसे कैसे लोग काम के नाम से जाने जाते हैं। पहले लिख रहा कि वन हु ऑफर इज फ्री सर्विस ऑन हिज फ्री विल, मतलब कहना चाह रहा था कि जब कोई व्यक्ति खुद ही स्वेच्छा से जुड़ता है बिना पेमेंट काम करने के लिए, तो इसको हिंदी में हम वॉलंटियर बोलते हैं और हिंदी भाषा में बोलते हैं स्वयंसेवक। तो मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया कि चलो इसका आंसर आने वाला है क्या, वॉलंटियर। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है कि जो इंसान आपका किसी भी सैनिक वगैरह किसी भी व्यक्ति को जिसको जबरदस्ती सेना वगैरह में भर्ती किया जाता है, तो हम उसको नाम देते हैं कॉन्स्क्रिप्ट का। क्या नाम देते हैं? कॉन्स्क्रिप्ट का। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको रिवीजन के लिए रख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट का मतलब हो जाता है इन्फोर्स्ड सोल्जर, है ना। इन्फोर्स्ड सोल्जर, कॉम्पेल्ड का मतलब ही होता है मजबूर, तो अगर किसी सैनिक को मजबूर किया गया है तो उसे हम कॉन्स्क्रिप्ट बोलेंगे। तो चलिए 2 नंबर रिवीजन के लिए रख लीजिए। सोल्जर और सेलर न्यूली इनलिस्टेड। देखो तो जो भी बच्चा नया नया रिक्रूट होगा, है ना, तो रिक्रूट का मतलब ही होता है रिफ्रेशर। रिक्रूट बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, रिफ्रेशर या फ्रेशर बोलते हैं। चलिए फिलहाल आंसर रिक्रूट करना है। वन न्यू टू एनीथिंग, अगर आप किसी काम के लिए नए हो तो आपको मैं दो दो तीन 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 शब्द लिख सकता हूँ। आपको नोवाइस भी कह सकता हूँ, आपको टायरो भी कह सकता हूँ, और आपको नियोफाइट भी कह सकता हूँ। सब का मतलब हो रहा है अनुभवहीन खिलाड़ी। अगला है लवर ऑफ एनिमल, तो सबको पता होना ये चाहिए कि एनिमल का मतलब जू हो जाता है, और लवर का मतलब है कि फीलो वर्ड से रिलेटेड वर्ड का मतलब होता है लवर। तो आप याद कर सकते हैं जू फिलिस्ट, जू फिलिस्ट। वन हु इंगेज इन परस्यूट ऑफ फॉर लव ऑफ इट, मतलब कहना चाह रहा था कि सिर्फ कोई आदमी जो है इंगेज है किसी एक्टिविटी में क्योंकि वो बस उसको पसंद करता है और प्यार करता है, मतलब एक्चुअल में बस उसे वो पसंद है, लेकिन वो प्रोफेशनली उसे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा पता नहीं। तो हिंदी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं शौकिया, कि अगर कोई काम को शौकिया कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अमेचर, AMATEUR।
सातवां कह रहा था कि मान लेते हैं कि आप भोजन नहीं करते हैं, आप सिर्फ फल खाकर जिंदा रहते हैं, तो आप जो है वो फ्रूटेरियन। क्या भैया? फ्रूटेरियन है। ठीक है ना। और ये खास करके ह्यूमन के लिए यूज करिएगा, क्योंकि देखिए अगर फल खाकर जिंदा रहने वाले जीवों की बात करेंगे तो उनके लिए फ्रगी बोला जाता है। अब कह रहा है कि वन हु इट्स नो एनिमल फ्लेश, इसका मतलब ये है कि जो मानव मांस नहीं खाता है तो वो शाकाहारी आदमी वेजिटेरियन है। लेकिन इसमें नहीं बोला है उसने कि किसी प्रकार का एनिमल फ्लेश नहीं खाता है तो अंडा नहीं खाता है या दूध नहीं खाता है, तो अंडा और दूध खा सकता है वेजिटेरियन आदमी। लेकिन जो पूरी तरह से स्ट्रिक्ट होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, खास करके गाय भैंस जैसा एकदम कि नहीं भाई दूध वगैरह भी नहीं, अंडा वगैरह भी नहीं। अगला में है कि अगर कोई आदमी का ही मांस खा के जिंदा रहे तो उसको हिंदी में नरभक्षी और इंग्लिश में कैनिबल कहा जाता है। अगला में है वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये तो आपको याद होना चाहिए था कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घुमक्कड़, इंग्लिश में बोलते हैं ईट इन ईट। ठीक है, ITINERANT, हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं घुमक्कड़। चलिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कलेक्शन आपको दिख रहा होगा उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि आपको फ्रेजल वर्ब भी सिखाने का जिम्मा लिया है। और अभी फिलहाल तो आउट का ही फ्रेज चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, एल एम तक पहुंच ही गए हैं, यानी कि आपका 50% एल वही आउट का फ्रेज हो गया है, 50% और होगा। तो कह रहा था कि अगर हम आउट का यूज ज्यादातर करते हैं तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि बाहर का हिंदी सेंस आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, फ्रेज में मीनिंग चेंज भी होता है। अब जरा समझना, आपने कहा कि हम तो उस आदमी को लाश की तरह जब चाहे जो कहें बोल देते हैं। लेस आउट वैसे याद नहीं होगा, आपको याद रखने के लिए क्लू निकालना पड़ेगा। आपने कहा कि हम उसको तो लाश की तरह जब चाहे जो कहें बोल देते हैं, इसका मतलब किसी के आदमी की इमेज वगैरह जो है पब्लिकली आप बहुत ही नीचा दिखा देते हैं। तो लेस आउट एट का मतलब ही होता है आपके पास में क्या करना, व्यंग कसना, नीचा दिखाना। ठीक है, व्यंग कसना। कह रहे भाई आप लोग आदमी हैं जी, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, इसका मतलब आपके सेंस में क्या आ जाता है, क्रिटिसाइज वर्ली, मैं आपकी आलोचना कर रहा हूँ। ले आउट अगर आप नहीं जानते हो भैया तो बहुत मुश्किल है आपका, क्योंकि ये सबको पता भाई। तो ले आउट का हिंदी होता है योजना तैयार करना। क्या करना? योजना तैयार करना। तो चलिए अब हम लोग ले आउट तैयार करते हैं अपने देश को विकसित करने का। तो योजना बनाने का सेंस होता है स्पेन, है ना, या प्लान या ड्रॉ ए प्लान, ये सब। लुक आउट फॉर का मतलब है कि बाय द वे आप लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है आप लोग को ये चीज चाहिए, देखिए मार्केट में जाके मिलता है तो ढूंढिए। लुक मतलब देखना, आउट मतलब बाहर जाके देखिए, फॉर किसी चीज के लिए। तो लुक आउट फॉर का मतलब हो रहा है सर्च का सेंस, यानी ट्राई टू फाइंड या सर्च। अब चाहे वो कारण ढूंढिए किसी चीज का या कुछ भी ढूंढिए, है ना। अगला में है लुक आउट टू, इसका मतलब तो ऐसे ही पता चल, सॉरी, लॉस आउट टू है, OMG। मान लेते हैं कि अब के समय में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं छोटे छोटे दुकानों को रिप्लेस कर दिए हैं। तो कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे दुकान थे वो पूरी तरह से रिप्लेस हो चुके हैं सुपर मॉल के आगे। तो लॉस आउट टू का हिंदी क्यों आपके पास होता है, महत्व खो देना। क्या करना भाई? महत्व खो देना, ये इसका हिंदी आता है। और मार्क आउट ऑफ ऐसे ही पता चल रहा है कि आप लोग खास करके मार्क मतलब होता है ना छाप छोड़ना, आउट फॉर मतलब समझ ही रहे हैं। तो मान लेते हैं कि किसी आदमी को किसी पार्टी को लीड करने, किसी फंक्शन को लीड करने के लिए किया गया, यानी वो बंदा जो है वो छाप छोड़ दिया है लोगों पर, और इसीलिए कहा कि भैया आप बहुत अच्छा गा रहे हो, आप ही भाई अब इस महफिल को संभालो। मार्क आउट पर छाप छोड़। हाँ, तो कोई ये सब जो ऑब्जेक्ट दिया गया है आप यहाँ से भी याद कर सकते हो कि लॉस आउट का मतलब पब्लिकली में किसी को लॉस कह देना। ले आउट गार्डन या पैसों को इन्वेस्ट करना। लुक आउट का मतलब कारण ढूंढना। लुक आउट सॉरी लॉस आउट टू का मतलब होता है शॉपिंग मॉल सुपर मॉल के आगे लॉस हो गया। मार्क आउट का मतलब होता है मीटिंग में पार्टी चीफ मुझे बना करके लोगों के बीच मुझे, है ना, छाप छोड़ने का मौका दिया गया। अगर आप सबको याद हो गया तो चलिए इनका प्रैक्टिस भी कर लेते हैं बिना देरी। जाइए शुरू करते हैं। अब कह रहा था कि धनंजय सर हैज बीन हीटिंग द पार्टी। अब सबको पता है कि धनंजय सर को पार्टी का मतलब छाप छोड़ने वाला व्यक्ति के तौर पे देखा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मार्क आउट फॉर। स्मॉल फैमिलियर शॉप्स आर सुपर मार्केट। तो सबको पता है कि छोटे छोटे फैमिलियर शॉप जो थे हमारे जान पहचान वाले, वो सुपर मार्केट के आगे कहीं ना कहीं क्या कहे गए, लॉस आउट हो गए। कह रहा आई एम द रियल काउच, मैं रियल काउच है जो कि तलाश रहा हूँ, यानी लुक आउट फॉर का सेंस था।
आई हैड टू एस हैंडसम अमाउंट टू बाई ए कार, मुझे एक हैंडसम अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करना ताकि मुझे एक बढ़िया कार मिले। ही एट द मीडिया, उसने मीडिया पर अपना गुस्सा उतार दिया। अब गुस्सा उतार दिया इसका मतलब है लैश आउट ऑफ, है ना, वो मीडिया को लाश की तरह एकदम से कुछ इज्जत ही नहीं दिया, बहुत भला भला बोल दिया, ये सेंस हुआ। अब यहाँ पर है थीम वाइज इडियम्स, जैसे कि सी इडियम्स है, और इनको सिर्फ मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ और आपको रट्टा मारना अपने मन से पड़ेगा। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ऑल एट सी, जिसका मतलब होता है कि आप तो भाई समुद्र में फंस गए पूरी तरह, अब हम करें तो क्या करें, कुछ समझ में ना आना। क्या हो गया, कुछ समझ में ना आना। हिंदी आप लोग खुद सुन करके लिख सकते हैं अपने अपने सीट में, कुछ समझ में ना आना। ये सी चेंज का मतलब सोच रहे हो समुंदर को ही बदल दो, समुंदर का रास्ता बदल दो, ये संभव है, यानी बहुत बड़ा चेंज। गो टू सी, इसका मतलब है कि आप समुंदर जा रहे हो, गो टू सी मतलब समुंदर की यात्रा पे जाना, तो वोयज का मतलब समुद्री यात्रा होता ही है, तो आपको यहीं से याद रखना पड़ेगा, समुद्री यात्रा पे निकलना। अगला में आपके पास है क्या, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, आगे कुआं पीछे खाई, पीछे डेविल दानव है और आगे महासागर है। अब बेचारा भागते भागते अब जाए कहाँ, आगे सागर है पीछे राक्षस है, यानी आगे कुआं पीछे खाई, दोनों और बराबर का खतरा है। इसको हिंदी में भाषा में बोलते हैं दुधारी तलवार। ठीक है, दुधारी तलवार, कि भाई ये दो धारी तलवार है, कटेगा सो सर कटेगा अगला है। एन ओशियन ऑफ समथिंग, अगर आप थोड़ी सोचो कि इस महासागर में इतना सारा साधन, इतना सारा जल, इतना सारा मछली है, कि अगर हमारे पास भी ओशियन ऑफ समथिंग हो जाए तो ए लॉट ऑफ थिंग, ओशियन ऑफ समथिंग मतलब ए लॉट ऑफ थिंग। ए ड्रॉप इन द एशियन, इसी को हिंदी भाषा में आपने पढ़ा था, ऊंट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा, याद आया। जितना भी मुहावरा आपने पढ़ा है आज इंग्लिश में जब मिलता है तो जल्दी याद हो जाता है। तो ऊंट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा, वेरी लिटिल अमाउंट या वेरी स्मॉल अमाउंट। चलिए उसके बाद है बॉयल एन ओशियन। अब बताओ एक बात मेरे को, कि अगर किसी ने कहा कि हम पूरा का पूरा समुंदर ही सुखा देंगे, तो यह संभव आज तक तो भगवान से नहीं हुआ, आप कैसे कर सकते हो। इसका मतलब डू समथिंग इम्पॉसिबल, समुंदर सुखाने की बात करना, असंभव कार्य करने की बात करना। मोर फिश इन द सी, इसका मतलब तो यही है कि भाई और भी लोग हैं दुनिया में। मोर फिश इन द सी का मतलब अरे भाई इतना मछली निकाल लिए, बाकी मछलियों का क्या, यानी और भी लोग हैं और भी पॉसिबिलिटी है ना, इसका हिंदी हो रहा है और भी लोग। गेट वन सी लेग्स, अब ये बड़ा अच्छा है। अब किसी ने कहा अरे भाई हमारा तो अब समुंदर जैसा पैर भी हो गया, है ना, वन सी लेग्स मतलब मेरे पास तो अब पैर हो गए हैं दोनों में, जिसमें हम समुंदर में भी तैर के चलाए, इसका मतलब है कि आप कुछ नई चीज के लिए फेमस हो गए, कि अरे बाप रे वो तो समुंदर तैर करके पार कर गया। तो कोई अलग चीज के लिए तैयार होना या फिर विख्यात होने के सेंस में आप यूज कर सकते हो। प्लेन सेलिंग इजी प्रोग्रेस, अगर आप सीधी धारा में, है ना, सीधी धारा में चलना, तो सीधी धारा में मतलब क्या हो गया, कि आपका प्रगति उतना अच्छा नहीं होगा, तो सीधी धारा में चलना का मतलब हो गया इजी प्रोग्रेस। अगला वर्ड है मेक वेव्स, तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि अगर हम कुछ अलग करते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई उसने अपना मुकाम खुद हासिल किया है, ठीक है ना, अपना अलग मुकाम बनाना, अपना अलग मुकाम बनाना, अपना अलग मुकाम बनाना। तो अगर कोई व्यक्ति अपना अलग मुकाम बनाता है तो हम उसको बोलते हैं कि लोगों को सॉल्व कर देना कुछ अलग करके। रॉक द बोट, ये भी आपको सी इडियम से नहीं है, लेकिन आपका समुंदर से ही रिलेटेड वर्ड मान के मैंने बता दिया है कि अगर आप बोट को ही रॉक पे चलाओगे तो संतुलन बनेगा क्या। भाई बोट बना है पानी में चलने के लिए, आप उसको रॉक पे चलाओगे तो संतुलन बनेगा क्या, नहीं, तो अपसेट द बैलेंस। टू जंप सीप, इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर हम लोग कभी भी उछल कूद करते हैं समुंदर से तो जाएंगे कहाँ, है ना। वही है कि बहुत बड़े समुंदर को छोड़ दिए भाई, इतना बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी था, काहे छोड़ दिए, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देना होता है टू जंप सीप। तो ये तो आपके पास में जो मिला अब तक है, जो कि वो सी इडियम्स है। अगर आप लोगों को ये सेक्शन याद हो गया तो बहुत अच्छा है, अभी तीन चार क्वेश्चन इधर भी है, देख लो। स्विम अगेंस्ट द टाइड, आप खुद ही बताओ। अगर हम लोग कहना चाह रहे थे कि अगर समुंदर का लहर पूरब से पश्चिम चल रहा है तो हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे, इसका मतलब लोगों के उल्टा काम करना, बस ये हो गया, है ना, लोगों से उल्टा काम करना, उल्टा काम करना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है स्विम विद द टाइड, आप खुद ही सोच लो। अगर कोई बंदा करता है कि हम तो समुंदर जैसे जैसे चलेगा हम वैसे वैसे चलेंगे, इसका मतलब है तो लोगों के हिसाब से चलना, है ना, हिसाब से चलना। अगला आपके पास में है स्विम विद शार्क, ये तो बड़ा खतरनाक काम है।
तो अगर आप कभी अपने बोलते हैं ना कि अरे भाई पत्नी के साथ साथ आप सास के साथ भी रह रहे हो, इसका मतलब आप तो स्विम कर रहे हो शार्क के साथ साथ। यानी कि वैसे लोगों के साथ रहना जो पहले से ही बहुत खतरनाक है। क्लियर? तो खतरनाक लोगों के बीच में रहना को हम लोग बोलते हैं स्विम विद द शार्क। अब हम लोगों के पास एक क्लोज टेस्ट दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक क्लोज टेस्ट। इसमें 8 ऑप्शन में 5 ऑप्शन आपको फिल करने हैं यूज करके। तो चलिए अब बेसिक क्लोज टेस्ट की कहानी भी सुनाते हैं आपको। अच्छा, आप लोगों में से सभी बच्चों को ये सेशन कितना पसंद आ रहा है इसे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं क्या? कमेंट सेक्शन अभी सुन रहे हैं आप, अभी जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो बच्चे आज फर्स्ट डे देख रहे हो तो लास्ट तक देख ही लिखिएगा। लेकिन जो बच्चे रेगुलर हैं उनको कहीं पे कोई डाउट एक्स्ट्रा रह जाता है किसी क्वेश्चन वगैरह में समथिंग कुछ भी हो जाता है तो आप कृपया कर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन नंबर के स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है? चलिए। देखिए, मेहनत तब करने में मजा आता है ना जब आप भी कुछ पूछें एक्स्ट्रा, हमको भी लगे हाँ यार मेरा सीट बच्चे देख रहे हैं, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है बच्चों को, तब मुझे भी काम करने में एनर्जी मिलेगी ना। लिखा है कि ओल्ड मैन लुक्ड अराउंड। उस वृद्ध आदमी ने देखा चारों ओर। अब बताइए कैसे कोई देखेगा? केयरफुली देखेगा। हो गया। भेन ही बात, जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड या श्योर हो गया। तो जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड या श्योर हो गया, तो सेटिस्फाइड से भी बढ़िया वर्ड है क्या? क्लियर। जब वो क्लियर हो गया दैट ही वाज रियली अलोन, कि वो वास्तव में अकेला है। ही हेडेड क्विकली फॉर द स्पॉट अंडर द ट्री। तब वो अंडर द ट्री पहुंचा। ही टूक आउट अ स्मॉल सोवेल फ्रॉम अंडर हिज कोट। सोवेल का मतलब जनरली होता है छोटा सा, जो गांव घर में बोलते हैं ना कुदाल। तो उसने अपने मतलब कि जो भी है कपड़ों से एक कुदाल सा निकाला। ग्लांसिंग ओवर ही शोल्डर इफ फ्री नाउ एंड देन। मतलब कहा यही है कि उसने अपना बांह से उसको चलाना शुरू किया। होता है ना कि एक मतलब कि ऊपर करते हैं हाथ फिर नीचे जमीन पर लाते हैं, कुदाल चलाने का प्रोसेस बोल रहा है। ही बिगैन द ग्राउंड। सबको पता है कि जब बिगैन का यूज करते हैं तो भी फोर लेता है, और फिलहाल तो खुदाई करने की बात हो रही है, डिगिंग वो। उसने ग्राउंड को डिगिंग करना शुरू कर दिया। कुछ समय की बात होती है। सोवेल हिट समथिंग हार्ड। उस कुदाल ने कुछ जो है हार्ड चीज को हिट किया। बड़ा ही उत्सुकता के साथ उस आदमी ने है जो कि अपने हाथों को स्क्रैप ऑफ द सैंड यानी कि मिट्टी की रेत को हटाने के लिए लगाया दोनों हाथ। उसका हाथ ने टच किया टॉप, है ना? क्या भैया टॉप क्या टच किया? टॉप ऑफ ए बॉक्स, एक बक्से का ऊपरी हिस्सा। मैंस हैंड बेयर। अब आदमी का हाथ जनरली जब कुछ अचंभित करने वाला कुछ अजीब सा मिलता है ना, तो कांपना शुरू करता है। और कांपने का मतलब ट्रेमलिंग हो जाएगा। एक्साइटमेंट से उसका हाथ कांपने लगा। तब उसने बहुत ही जल्दी से उसको है जो कि अपने कोट में छिपा लिया, जो भी था। द सैंड बैक इनटू द होल। और सबको पता है कि यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट वर्ड होना चाहिए था फील्ड होगा, क्योंकि जमीन को भरने की बात हो रही है तो जमीन को भरने का मतलब फील्ड होगा। और उसने क्या किया, सैंड को वापस भर दिया और वहां से चुपचाप घर निकल गया। तो ये उन स्टूडेंट को लिए दिया गया है जो थोड़ा भी बिगनर टाइप के हैं, कि उनको भी यही समझ में आया जो मैंने पांचों वर्ड भरा वही। जब 5 में 5 आपका सही होता है तो यस का सिंबल मारिए अपने आप में अंदर से। जो हाथ को आप करते हैं ना थोड़ा सा ऊपर खींच के वापस कर लेते हैं। हाँ, यस मैंने तो कर दिया। एडवांस क्लोज टेस्ट का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि इसमें आपको एग्जामिनेशन ट्रेंड के हिसाब से चीजें दी जाती हैं। और इसमें भी वही काम करके देखो जैसे ऊपर बनाते हो ना, कि आप अपने मन से वर्ड सोचते हो फिर ऑप्शन में देखते हो कि 8 में वो मिलेगा, वैसे यहाँ देखो यहाँ तो हर एक ब्लैंक स्पेस के लिए चार चार वर्ड है। तो पहले क्या लिखा है? ओल्ड बैंकर है कोई। चलो ठीक है भैया, बूढ़ा बैंकर है। अब उसके बाद देखो पार्किंग एंड डाउन। तो बताओ एंड के साथ में जब डाउन को रखेगा तो आप कहोगे भैया इससे दुनिया में आसान कोई काम दूसरा नहीं है। तो क्वेश्चन में एंड के हिसाब से चल रहा हो तो अप एंड डाउन हो गया। आंसर आप आ गया। ही द स्टडी एंड रिमेम्बरिंग। अब सबको पता है कि रिमेम्बरिंग का मतलब याद करना, और याद हम लोग करते हैं कि उसने कैसे पिछले 15 साल गुजार दिए। कैसे का मतलब हाउ। क्योंकि देखो मैंने आपको सिखाया नहीं है तो सीख लो यहाँ से। जब चीजें सीखने लायक कुछ आती हैं तो मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता ही हूँ, तो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि जितना भी यहाँ पे रिमेम्बर वर्ड जो दिया था वो एक्चुअल में है क्या? वर्ब ऑफ लर्निंग। जब क्वेश्चन में वर्ब ऑफ आपको क्या मिले, लर्निंग मिले, तो उसके साथ हमेशा आपको यूज करना है भी वन, नहीं हाउ टू भी वन। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको एग्जाम्पल या लिस्ट चाहिए तो आप लिस्ट भी मेंशन कर सकते हो।
कैसे भाव कौन कौन है। तो मैंने पूछा कि बताइए कि अगर मैंने आपको बताया, बताया का मतलब हो गया गाइड, ठीक है, हाउ टू ड्राइव, कि ड्राइव कैसे करना है। बाय द वे मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था ना, हाउ टू ओपन द लॉक, कैसे लॉक को ओपन करना है। फिर आपके पास टीचर हैज टीचड अस, है ना, हाउ टू चेंज इनटू फुल रन, हाउ टू चेंज इनटू फुल रन। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि भाई जितना भी सीखने और सिखाने वाला वर्ड है सबके साथ यही होना है। तो गाइड है, इंस्ट्रक्ट है, टीच है ना। और यहाँ पे लर्न था आपके पास में, नो था आपके पास में कि मैं जानता हूँ कि गाड़ी कैसे चलता है, मुझे याद है कि वो कैसे कैसे मेरे को फ़ोन करता था या पैसे भेजा करता था। तो ये सारे जो टर्म्स जितने भी आप लोग देख रहे हैं सबके साथ यही काम है, हाउ टू प्लस वी1। चलिए, तो अच्छे बच्चे अगर आप हैं तो आप इसे क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। तो क्या लिख रहा था कि एक ओल्ड बैंकर है जो कि अक्सर है जो कि ऊपर नीचे सोचा करता है अपने स्टडीज वगैरह को, और याद क्या करता है कि पैसे 15 साल पहले उसने है जो कि क्या किया था। ही ए पार्टी, अब सबको पता है कि क्वेश्चन में जब 15 साल पहले की बात हो रही थी तो क्वेश्चन तो पास्ट ही का होना था ना, तो पास्ट का होना था तो पास्ट ऑप्शन क्या कर देंगे, हैड, है ना। ही हैड गिवन ए पार्टी वन ऑटोमन इवनिंग, यानी पतझड़ के मौसम में उसने ये पार्टी दिया था। हैड बीन मेनी क्लेवर मैन, अब सबको पता है कि जहाँ बहुत सारे, जहाँ का इंग्लिश जब होता है स्टूडेंट तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, देयर का यूज करते हैं स्टार्टिंग में, है ना। देयर हैड बीन मेनी क्लेवर मैन प्रेजेंट, अब सबको पता है। और ये लोग जो प्रेजेंट होंगे वो कुछ ना कुछ तो बातें कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ का मतलब हो गया कि क्वेश्चन में एंड लग रहा है कि पॉजिटिव मीनिंग आ सकता है, तो हम लोगों ने 5 में एंड भर लिया। और वे लोग हैं जो कि इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अदर थिंग्स दे हैड टॉक्ड, अब यहाँ पे सबको सोचना पड़ेगा कि साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें बात कर रहे होंगे ना, पता नहीं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेंस होगा कि एमंग अदर थिंग, दूसरी चीज़ों के बाद, बीच, दूसरी चीज़ों के बीच। तो दूसरी दूसरी चीज़ों के बीच का मतलब क्या हो गया, एमंग अदर थिंग्स। दे हैड टॉक्ड कैपिटल पनिशमेंट, अब सबको पता है कि जब हम लोग टॉक यानी बातचीत करते हैं तो किसी विषय के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑफ हो सकता था, ऐसे हम लोग फॉर या अबाउट सोच रहे थे, है ना, फॉर या अबाउट सोच रहे थे जो कि यहाँ पे सेट कर सकता था लेकिन ऑप्शन में नहीं था। फिर आगे था, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, हाँ 7 हो गया। दे टॉक्ड अबाउट या द टॉक ऑफ। फिर कह रहा था कि द ऑफ द गेस्ट एमंग, एमंग के बाद अक्सर हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो टर्म होता है आपके पास में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और आपको देखना है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन था। तो जरा 9th में देख लीजिए, भाट, सेम, वनली और होम, तो याद आएगा कि हु का जो ऑब्जेक्ट होता था आपके पास में वो हमेशा होम होता था, और इसीलिए यहाँ पे आंसर भी क्या करना है, होम करना है। हाँ, तो द ऑफ गेस्ट, अब सबको पता है कि द के बाद जनरली हम लोग जो टर्म यूज करते हैं मेजोरिटी ऑफ यूज करते हैं, तो 8वीं हम लोगों का आंसर जो है वो मेजोरिटी ऑफ ही जाना चाहिए था, इसके अलावा कुछ नहीं हो। कि द मेजोरिटी ऑफ द गेस्ट एमंग होम, जिनके बीच में बेयर मेनी जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल मैन थे, ऑफ द डेथ पेनाल्टी, वो शायद है जो कि डेथ पेनाल्टी को लेकर डिसअप्रूवल दे रहे थे, यानी कि अप्रूवल नहीं दे रहे थे। चलिए, आपका एडवांस क्लोज टेस्ट फिनिश। इसके बाद का सेक्शन है प्रीपोजिशन फिगर का, जिसका मतलब होता है कि हम ऐसे कंटिन्यू सीरीज आपको इसमें प्रीपोजिशन का दे रहे हैं जिनके साथ एक प्रकार के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलते हैं। जैसे देखिए, आज का सेशन में आपको लगेगा कि हम किसी आदमी को आलोचना कर रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं, लापरवाह बरत रहा है, क्राइम कर रहा है, यानी कि एक तरह से निगेटिव कंसिक्वेंसेस, आपराधिक वर्ड्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन में कंपेयर करके ऑप्शन कल के डेट में एनालाइज करके आंसर करने में मदद मिलता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के सुनाया कि लिख रहा था, बी वुड लाइक टू कॉम्पनसेट यू द डैमेज, कह रहा है हम इस हानि के लिए आपको माफ कर दें। तो कॉम्पनसेट फॉर समथिंग होता ही है, तो अगर आप डायरेक्ट याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भैया कॉम्पेंसेट फॉर समथिंग, क्लियर। द बॉय वाज ऑफ चीटिंग, तो सबको पता है कि सारे वर्ड्स में हिंदी है कि परीक्षा में चीटिंग करने का दोषी पाएगा। अब आपको देखना है कि ऑफ कौन लेता है, तो कंडेम फॉर लेता है, चार्ज के साथ विथ लगता है, पनिश्ड के बाद फॉर लगता है कि कौन सी गलती के लिए, और अक्यूज के बचा ऑफ लेके। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे भी आप देख सकते हैं कि यार क्या कॉन्सेप्ट सीखा मैंने।
he condemned for accused of charged with punished for। तो यहाँ पर तो क्या बात है, हमको बिना क्वेश्चन का हिंदी किया अगर कॉम्बिनेशन और कोलोकेशन याद है तो भी बन जाएगा। चलो हो गया, accused of cheating। मदर्स आर ऑलवेज ब्लाइंड टू और ब्लैंक स्पेस दियर चिल्ड्रन। माँ अक्सर अपने बच्चों की आदतों को लेकर के थोड़ा सा उदासीन रहती है, मतलब कि सेंस आपके पास है इंडिफरेंट का। उदासीन करने का ये मतलब है कि कभी कभी तो बच्चे गलती कर रहे हैं, मम्मी भी जान रही है लेकिन कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हम कितना भी बोलेंगे तो बच्चे गलती करेंगे। तो ब्लाइंड टू का मतलब हो रहा है अंधी, उदासीन, उदासीन का मतलब इंडिफरेंट टू। चलिए उसके बाद का जो क्वेश्चन आपके पास में मेंशन है, प्रिजनर वाज फाउंड। सबको पता है कि भाई गिल्टी हमेशा ऑफ लेके आया आज तक, तो गिल्टी ऑफ ही होगा। पुलिस वे आर क्वाइट श्योर दैट द मैन वाज गिल्टी। सबको बताया अभी मैंने कि भाई गिल्टी के साथ ऑफ लगता है। इनोसेंट का मतलब हो रहा है निर्दोष, अनिर्दोष जो होता है वो किसी काम को करने में भी हो सकता है। तो इनोसेंट इन रॉन्ग, है ना, किसी काम को करने में इनोसेंट। चार्ज के साथ अभी थोड़ी देर पहले आपको आया था, वहां भी मैं बता देता तो अच्छा था, बीत होता है, फिलहाल तो आंसर डी करना है। फिर अभी बात चार्ज विथ मर्डर। तो जो भी वर्ड आप देख रहे होंगे यहाँ से आप खुद भी समझ रहे होंगे कि हाँ सर ने सही बोला कि एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट पे आधारित ज्यादातर क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। वी विल हैव टू एटोन आवर मिस्टेक। अब कह रहे हो कि हम अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, के लिए का मतलब फॉर होता है। कोर्ट ने एब्जॉल्व कर दिया है उसके सारों आरोपों को, यानी उसके सारे आरोपों को हटा दिया है, ये नहीं नहीं नहीं, उसके सारे आरोपों से उसको बरी कर दिया है। तो क्वेश्चन में फ्री का सेंस होता है, इसलिए एब्जॉल्व के साथ में हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। एपोलोगाइज का मतलब माफी मांगना, और माफी इंसान मांगता है तो खास करके, हाँ, ही एपोलोगाइज हर फॉर हिज र्यूडनेस। आगे जब फॉर दे दिया है तब तो हम वहां पे फॉर लगा भी नहीं सकते। तो हिंदी ये था आपके पास कि उसने है जो कि माफी मांग लिया था, इसका मतलब किसी आदमी से किसी बात के लिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वाला बात हो रहा है। तो ही एपोलोगाइज्ड हो जाएगा फॉर हर फॉर हिज र्यूडनेस। ऐसा तो मुझे लग रहा है कोई वर्ड यहाँ नहीं भी देते तो भी सही था, एपोलोगाइज टू हर भी, या तो कुछ नहीं भी देते तो भी ठीक था। ही वाज अक्यूज, सबको पता है सिंगल है होगा, अक्यूज ऑफ तो 3 बार आप बना चुके हो, कोई डाउट ही नहीं है। ब्लेम का जब यूज करते हैं तो इसमें हमेशा सिखाए थे आपको कि हमेशा यूज करिएगा फॉर का। ब्लेम किसी चीज के लिए किया जाता है। एक्सक्यूज हिम, किसी आदमी को कुछ कह करके गाली मांगना, सॉरी माफी मांगना होता है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज हिम फॉर बीइंग लेट। अवर कंपनी इज इंगेज, तो जब भी कंपनी वगैरह होती है तो वो किसी चीज में इंगेज होती है, इसलिए प्रीपोजिशन क्या करेंगे, इन करेंगे। सेवरल नेट एस्केप, तो सबको पता है कि अगर आप बस निकलने की बात करते हैं तो फ्रॉम वर्ड का यूज करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम वर्ड का यूज 15 में करेंगे। अगला में है कन्विक्टेड। मैं सिखाया था कि दोषी किसी चीज का इंसान होता है, इसलिए कन्विक्टेड हमेशा क्या लेके आता है, ऑफ लेके आता है। तो आप लोगों को शायद ये सेशन अब तक के प्रिकॉशन सेशन में सबसे बढ़िया सेशन लगा होगा, क्योंकि इसमें जितना भी अपराधी, दोषी, माफी, पेनाल्टी भरना, क्षमा मांगना, सॉरी बोलना, ये सारे वर्ड्स कलेक्टेड एक जगह मिल गए। एडवांस फीलर का मतलब होता है कि आपको डराने की एक कोशिश बस, और मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। क्योंकि देखो ऑप्शन अगर आप देख लो, देख लो। पंक्चुअलियस का मतलब तो समझ जाओ ना, रेगुलर का सेंस है, और रेगुलर तो रेगुलर होता ही है। मैलिग्नांट का हिंदी होता है अहितकारी, जो आपके स्वास्थ्य पर हानि पहुंचा सकता है, आपकी प्रसिद्धि को खराब कर सकता हो, ऐसा कुछ भी हितकारी चीज। निगेटिव निगेटिव होता है। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, न्यू नया होता है ना। सेकुलर मतलब क्या होता है भैया, धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर कंट्री है, अगर आप नहीं जानते हो तो कंपटीशन का आप स्टूडेंट नहीं हो। चलिए धर्मनिरपेक्ष। प्रैक्टिकल व्यवहारिक, प्री मैच्योर मैच्योर से पहले। अब देखो, विद ऑल ऑफ द रिसेंट इवेंट इन हर लाइफ। ओ, यानी किसी के लाइफ में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो चर्चा होगा, नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, उसके जीवन में होने वाली कुछ दुखद घटनाओं, है ना, मैलिग्नांट इवेंट। खास करके कोलोकेशन आपको बहुत मददगार होता है, इसलिए आपको लिखना चाहिए इन सब शब्दों को। मैलिग्नांट इवेंट्स, कुछ दुखद पल, कि भाई उसके जीवन के कुछ दुखद पलों के बावजूद सी फेल्ट नेगेटिव ओ, के कारण वो महसूस कर रही है कि नेगेटिव फोर्सेस जो होते हैं, हम निश्चित रूप से गलत जगह पे काम करते हैं, नेगेटिव फोर्स मुझे प्रगति करने से रोक रहे हैं। चूजिंग ए फ्यूल इफिशियंट कार। अब देखो क्या है, सबको पता है कि अगर आप फ्यूल इफिशियंट कार खरीदते हो, इसका मतलब है कि उसका वजन कम होगा, और जब वजन कम होगा तो स्मॉल होगा, है ना।
इज अ परचेज, आप खुद ही बताओ कैसा ये डिसीजन है, जुडिशियस परचेज है, जुडिशियस मतलब कि डिसीजन है या निर्णय है। तो परचेज भी कैसा है, न्यायिक है, न्यायिक का मतलब हो रहा है संगत, जुडिशियस का मतलब संगत। लग्जरी लग्जरी, करप्ट भ्रष्ट, बिग बड़ा, टेडियस का मतलब थका हुआ, इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड, अनहेलोड का मतलब कह सकते हैं आप अपवित्र। चलिए हो गया। लिक्रेटिव का मतलब होता है फलदायी, लिक्रेटिव का मतलब होता है पैसा देने वाला, फलदायी। चलिए अब जरा क्वेश्चन देखिए। ममता हैज बिकम एट टाइपिंग, ओ यानी कि टाइपिंग में वो काफी एक्सपर्ट बन गई हैं, और एक्सपर्ट को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफिशिएंट, बिकॉज सी प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 6 मंथ, क्योंकि वो 6 महीना से प्रैक्टिस कर रही है। चलिए रिफ्लेक्टिव का मतलब तो विचार से रिलेटेड है। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, इनएक्टिव। रिडंडेंट का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, ओवर। फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना। रिडंडेंट का मतलब जरूरत से ज्यादा, जैसे हम लोग का मूंछ है, बिल्ली का, सॉरी छिपकली का पूंछ वगैरह ये सब। वेलिएंट का मतलब होता है कोरेजियस, है ना, बहादुर, साहसी। तो आपके पास तो ये एडवांस फिगर है, इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो एक तरह से सिर्फ ये सीखने को मिलता है कि हम लोग मैक्सिमम शब्दों के बारे में जान पाते हैं, जो यूज हम लोग जनरली नॉर्मल इंग्लिश में नहीं कर पाते। अब यहाँ पे आपके पास होता है फिर इन द ब्लैंक्स का, जब एडवांस सेक्शन खत्म हो जाता है तो आता है फिर आपका मैचिंग टेबल, जिस तरह से आते थे ना उस तरह से सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है। अब इसमें देखो, पहले तो ऑप्शन देखो, एस दो जगह है, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है। इसका मतलब है कि आंसर स्टार्टर आर और पी नहीं होगा, तो हम लोग चलिए आर और पी को ही पढ़ते हैं। वेयर अपॉइंटमेंट्स आर इंश्योर्ड, अब लगेगा कि भाई आपको इंश्योर्ड किया जाता है तो कहाँ, जहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाता है, अब श्योर तो कहाँ, इसका मतलब कहाँ का जवाब कौन देगा, इन देगा। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि भाई पी के बाद हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। फिलहाल तो आगे देखते हैं कि अपॉइंटमेंट्स आर इंश्योर्ड थ्रू रिलायबल मीडियल एजेंसी, भी तो हो सकता था। अब कंफ्यूजन हो गया कि भैया पी के साथ आर भी अच्छा लग रहा है, पी के साथ क्यू भी अच्छा लग रहा है। अब पी और क्यू है ऑप्शन, जी बिल्कुल है, यही प्रॉब्लम है। अब आंसर ये करें कि ये करें। अब जरा देख लीजिए क्यू को। इन द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट करप्शन इज इवन सीन इन द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि करप्शन को देखा जा सकता है। तो मैंने फिर पूछा कहाँ देखा जा सकता है, तो आपने कहा इन द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। तो एस के बाद क्यू हो जाता है, और फिर आपके पास बचता भी है तो पी के बाद आर बचता है, क्योंकि आर तो आपको लाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, एडवांस 12 जंबल में आपके पास इतना बड़ा, देख ही के बच्चे घबरा गए, ये एकदम गलत बात है। सबसे पहले स्टार्टर दो, कह रहा ना पब्लिक मार्केट अमेरिका में जो है वो लेस क्राउडेड होता है देन दे वंस वेयर, मतलब पब्लिक मार्केट जो अमेरिका में है वो उतना अब है जो कि क्राउडेड नहीं है, मच लेस क्राउडेड देन वंस, मतलब अब कम गया है। अब इसके पीछे की रीजन आपको अगर पता करनी है तो सी में आइए, या फिर हम 20 साल पहले की चर्चा करते हैं। 20 साल पहले की बात है, अमेरिका जो था वो लगभग 8,000 लिस्टेड डोमेस्टिक फार्म्स का घर था। अब वहाँ पे लगभग मात्र 4,000 बचा है। उसके बाद आप लोग देखो रखते जो जा रहे हो उसको लिखते भी जाओ, ए के बाद क्या अच्छा लग रहा है, सी। अब सी के बाद डी में आओ, फिर क्या डी में है, 2016 की बात है, 74 फर्म्स जो थे उन्होंने स्टॉक मार्केट डेब्यूट किया था, मतलब स्टॉक मार्केट में पहली बार आए थे। कंपेयर्ड विद 602 डिकेड्स एगो, मतलब 20 साल पहले जहाँ 600 कंपनियां आपके पास आई थी, है ना, उसमें अब 74 है जो कि कंपनियां शायद है जो कि स्टॉक मार्केट डेब्यूट उन्होंने इस बार किया है। अगला में करा है एसी के बाद डी अच्छा लगा आपको तो डी रख लीजिए। उसके बाद आपके पास बचेगा एफ, दिस बिनोइंग इज अनवेलकम, ये जो फेर बदल हुआ है ना, बिनोइंग का मतलब फेर बदल, वो अनवेलकम है। क्या चीज, वही 74 फर्म और 600 फर्म वाला बात। उसके बाद लास्ट में हमको बी करना पड़ेगा शायद, हाँ ए सी डी ई हो गया है, सॉरी एफ हो गया है, एफ होगा ना, उसके बाद होगा ना कुछ, तो पहले ए सी डी के बाद एफ ही कर लो, और एफ के बाद बी रखो ना, एफ के बाद बी। बी में क्या था, मर्ज एक्टिविटी, है ना, मर्ज एक्टिविटी विच रिड्यूस द नंबर ऑफ लिस्टेड फॉर्म इज डैमेजिंग। लिस्टेड फॉर्म का मतलब है सिर्फ फॉर्म से फॉर्म मिला के भी आप बना सकते थे,
यहाँ पे फर्म का चर्चा है और आगे भी फर्म का यहाँ पे चर्चा है। तो कभी भी जब क्वेश्चन में चीजें आपको ज्यादा परेशान करी तो आसान तरीका ढूंढिए। तो क्लियर हो गया तो रख दीजिए बी और लास्ट में ई कर दीजिए। ये ओवर रेगुलेशन अगर आप देखो तो फीच डेटर यंगर फर्म्स, तो ये थोड़ा सा नई फर्म को यहाँ पे आने में रोकती है। यानी ये जितना बड़ा होगा उतना कलिष्ठ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर आप लोग वही करेगा, जैसे फर्म से फर्म मिला दिए, एक्टिविटी से एक्टिविटी मिला दिए, इस तरह से मिला मिला करके भी आप बना सकते हैं, जो नेक्स्ट सेशन में हम आपको बढ़िया से और समझा। करंट न्यूज में तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा घटनाक्रम। ये एक करंट अफेयर से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, वर्ल्ड एलिफेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को प्रत्येक साल, अवेयरनेस फैलाने के लिए एलिफेंट के फ्लाइट में। आप सबको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मैं इतना बार सबको सिखाता हूँ कि मुझे लगा कि भाई आप लोगों से भी पूछ लेता हूँ। तो भैया जिनको नहीं पता है वो लिख देंगे पहले फिर से, क्या पूरे दुनिया में। ये कॉन्सेप्ट जब 3-4 बार आएगा स्टूडेंट तब आपका होगा। अब इसको जब लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको ये कहेगा कि सर हम इसको एक शब्द में क्या लिख सकते हैं, तो अक्रॉस द वर्ल्ड, या फिर लिख सकते हैं क्या, थ्रू आउट द वर्ल्ड। THROUGH थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आपके पास 3-3 कॉम्बिनेशन है, आप तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल लगा हुआ था तो इसलिए हम ओवर का ही यूज करना सलाह देंगे। चलिए अब हमारे पास में यहाँ पर जो कलेक्शन आया है वो मल्टीपल लीडर फाइंडिंग का है जो है वो देखते हैं। नीतीश कुमार के बाद टूक ओथ है, यहाँ तक तो सही लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। एज द बिहार चीफ मिनिस्टर, वो भी सही है। फॉर द एट, है ना, एट में यहाँ पे TH होगा सर, क्योंकि जब टाइम वर्ड का यूज करते हैं तो टाइम वर्ड के लिए हमको क्या चाहिए, एट द टाइम, है ना, सीज द टाइम, कीप द टाइम, इस तरह से। आफ्टर ही अनाउंस्ड अ न्यू ग्रांड अलायंस, निंग नहीं होगा बाबा, अलायंस होगा, ALLIANCE, अलायंस होना चाहिए था। यानी कि सबसे पहले तो मिस्टेक जो है वो आपके पास में बी पार्ट में हो गया, और उसके बाद आपके पास में सी पार्ट में हो गया। अदर अपोजिशन पार्टीज, यार अदर के बाद नाउन प्लूरल होता है, तो यहाँ से आपका गलती डी भी हो गया। अब B C D दोनों तीनों गलत है तो आंसर हो जाएगा ई, है ना। कि नीतीश कुमार ने जब बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ लिया तो ये 8वां बार था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ लिया, और उन्होंने इसके लिए RJD तेजस्वी यादव के साथ अलायंस किया, और दूसरी अपोजिशन पार्टियों के साथ, पार्टियों मतलब पार्टीज के साथ। मैजिक टेबल आपके पास है जिसको आप खुद भी बना सकते हैं, हमसे डिस्कस करेगा तो हम भी करेंगे। एनिमोसिटी का हिंदी मैंने बताया था दुश्मनी होता है बउआ, तो दुश्मनी का मतलब हो जाएगा आपके पास में इनमिटी, यानी एक का आंसर 41 का क्या हो गया, बी। ऑडेसिटी का हिंदी होता है बोल्डनेस के सेंस में साहस, और जब साहस बोल रहे हैं तो बोल्डनेस आएगा 42। अमनेस्टी का हिंदी होता है सामूहिक क्षमा, राजा ने पूरे प्रजा को क्षमा कर दिया तो चलिए भाई कोई को अब नहीं कुछ करना है, इसको बोलते हैं जनरल पार्डन टू ऑफेंडर्स, 43। अनसिलरी का हिंदी होता है आपके पास में सहायक वस्तुएं, जो चीज आपको जनरली चाहिए होती है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेसरी, आंसर सामने सामने है 44। अग्रेरियन तो ऐसे ही पता चल रहा है कि कृषि जनित होता है, लेकिन भाई आप लोग पता नहीं कैसे नहीं पता कर पाओगे इसको, है ना। एग्रीकल्चर से पता चल रहा है कि ऑफ लैंड और फार्मिंग होगा, इसलिए 45 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग लेकर के चलते हैं आपको एक और बचा हुआ टेबल इसमें। जी हाँ बिल्कुल बचा है। अकुमेन का हिंदी होता है कुशाग्र बुद्धि, अगर कुशाग्र बुद्धि इसका नाम है तभी तो लोग किताब भी लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इसी के नाम से निकाल रहे हैं। तो कुशाग्र बुद्धि का मतलब हो रहा है आपके पास बहुत ही मेंटल किलनेस इस वक्त पास में है, तो आंसर हो जाएगा 46। मेंटल किलनेस का मतलब आपकी तो टैलेंट। अब्रेसिव का मतलब जनरली हम लोग करके चलते हैं, तो इसका सेंस आपको बना लो कि भाई आपने किसी को गाली वाली दिया है, तो अब्रेसिव का मतलब होता है गाली नुमा। और जैसे आप गाली नुमा बोलते हैं तो ये ऑफेंसिव बात है ना, क्या बात है, ऑफेंसिव बात है, इसलिए हम लोग 47 का आंसर करते हैं क्या, ई। आमुलेट। अब देखो ये मैंने क्या समझाया था, अगर आप लोग कभी ताबीज वगैरह पहने हो, जंतर वगैरह पहने हो, तो उसी को आमुलेट कहते हैं, ताबीज या जंतर। आंसर हो जाएगा आपके पास में 48 का, चार्म अगेंस्ट। एन्युटी तो ऐसे ही पता चल रहा था कि अगर हम किसी को फिक्स्ड इनकम पे करते हैं साल भर में तो उसको हम एन्युटी बोलते हैं।
इसका आंसर आपके पास में हो गया वार्षिक भुगतान के हिंदी सेंस में, वार्षिक भुगतान। तो वार्षिक भुगतान का मतलब फिक्स्ड इनकम है ना, पेड ईयरली, आंसर हो जाएगा 50। 50 में यार बोरियल का हिंदी हम सब जानते हैं कि क्या होता है, वृक्षवासी होता है। जब वृक्षवासी बोल रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए था लिविंग ऑन ट्रीज होता है। आंसर आपके पास हो गया 50। अब आपके पास में जो सेशन बचा है वो सेशन बचा है आपके पास पूरी तरह से एक मिनी मॉक टेस्ट, जो कि आपको खुद से देना चाहिए, है ना। चलिए, तो उसका आंसर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का सेशन जो हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। उसके बाद अगले सेशन में मुलाकात होगी आप लोगों से, सेशन 7। तब तक के लिए विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बस ये कहूँगा जाते जाते से लास्ट में, कृपया कर आप लोग अपने उन सभी दोस्तों को ये पास जरूर खरीदवाइए जो बिहार के आसपास हैं, क्योंकि देखो भाई ये आपको जब स्टूडेंट फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव है तो हर बच्चों के पास में होना चाहिए, खास करके जो इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है।